गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। पहले देखते हैं आदर्श विलयन। वह विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परास पर राउल नियम का पालन करता हो आदर्श विलयन कहलाता है। अब जब ए यानी कि ए किसके लिए ले रहे हैं हम, विलायक के लिए, तथा बी यानी कि विलय से बने आदर्श विलयन में निम्न शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है, यह राउल के नियम का पालन करे। और राउल का नियम क्या था कि अवयव ए का आंशिक दाब, विलयन में उपस्थित अवयव ए का आंशिक दाब किसके बराबर होता है, उस अवयव की शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा उस अवयव की मोल भिन्न या मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर कहें अवयव बी का आंशिक दाब किसके बराबर होगा, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा उस अवयव बी की मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम देख चुके हैं। और कुल दाब किसके बराबर होगा, अवयव ए का आंशिक दाब और अवयव बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। या फिर इसी संबंध को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विलय का आयतन हमने नोट कर लिया मिलाने से पहले, विलायक का आयतन मिलाने से पहले नोट कर लिया, और दोनों का जब मिला दिया उसके बाद जब आयतन नोट किया तो उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि विलयन का आयतन उतना ही है जितना कि विलय और विलायक का दोनों का अलग अलग करने पर जब आयतन को जोड़ा था उतना ही आयतन आना चाहिए। यानी कि कोई अंतर नहीं है। डेल्टा वी का मिक्सिंग का मतलब है कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी शर्त यह है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि विलयन की एंथैल्पी बदलनी नहीं चाहिए, विलय और विलायक की एंथैल्पी के बराबर होनी चाहिए। विलयन की एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मिलाने से पहले और मिलाने के बाद भी। एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन है, ये 0 होना चाहिए। चौथी शर्त है, विलयन में ए बी ससंजन बलों का परिमाण अवयवों में उपस्थित ससंजन बलों ए एवं बी के परिमाण के योग के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ए और बी को मिला दिया है, तो उनके अणुओं के मध्य जो ससंजन बल है वो, और विलय और विलायक दोनों के अणुओं के मध्य जो ससंजन बल था जब तक मिलाए नहीं थे, तो विलायक के अणुओं के मध्य ससंजन बल या फिर विलय के अणुओं के मध्य से जो ससंजन बल है उनका मान हम कैलकुलेट करते हैं, और मिलाने के बाद विलय और विलायक के अणुओं के मध्य जो ससंजन बल है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यदि ये दोनों ही बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आदर्श विलयन है। और पांचवी शर्त है कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलय एवं विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो मुख्य शर्तें ये तीनों ही याद होनी चाहिए। मुख्य शर्त ये 3 शर्तें हैं आदर्श विलयन के लिए। और अगर प्रश्न आता है तो ये इसी तरीके से आएगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो ये 3 शर्त लिख दोगे तो उसमें काम हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक बनता आया है वो इसके उदाहरण से है कि आदर्श विलयन का कोई एक उदाहरण दीजिए या 2 उदाहरण दीजिए, या फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से आदर्श और अनादर्श विलयन को पहचानिए या पृथक कीजिए या छांटिए। ठीक है ना। तो उदाहरण आपको जितने भी दिए जाते हैं आपको वो सारे उदाहरण याद करने हैं। ये नहीं कि आदर्श विलयन का 1-2 उदाहरण याद कर दिया और काम चल गया। 1-2 से काम चलने वाला है नहीं। आपको ये उदाहरण दिए हुए हैं, 7 उदाहरण हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैं और भी ऐड करवाऊँगा। लेकिन ये 7 तो कम से कम याद होने बहुत ज़रूरी हैं। और याद करने का जो तरीका है वो आप अपने तरीके से इसको फॉलो करोगे, अपना तरीका बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर बाद में तो मैं बताऊँगा ही किस तरह आप इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। पहले आप अपना तरीका बनाना और
इसमें आदर्श विलयन के उदाहरण पढ़ देता हूँ। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन जो बनता है वो आदर्श विलयन है। मेथेनॉल और एथेनॉल, जिसे अल्कोहल भी बोलते हैं, का विलयन है आदर्श विलयन है। 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन का विलयन आदर्श विलयन है। बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण है, इसके मिश्रण से जो विलयन बनता है वो भी आदर्श विलयन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, वर्ग 14 के जो क्लोराइड हैं, वो भी आदर्श विलयन बनाते हैं। एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये सभी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। यानी कि ना तो इनके आयतन में परिवर्तन होता है, ना ही एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और ये राउल के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। इसके बाद आता है अनादर्श विलयन। वह विलयन जो ताप, दाब तथा सांद्रता की सभी परासों में राउल के नियम की पूर्णतया पालना न करे, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल उससे, यानी कि उसमें जो जो शर्तें थी वो शर्तें आदर्श विलयन में जो शर्तें हमने देखी हैं उन शर्तों का पालन नहीं करेगा। और वो शर्तें कौन कौन सी थी कि पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए था, तो अब हमने ये क्रॉस लगा दिया बराबर में, यानी कि क्या है कि विलयन में उस विलायक का आंशिक दाब अब शुद्ध विलायक के आंशिक दाब और उस विलयन में उस विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा, या तो ये ज़्यादा होगा या फिर इसका मान कम हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उस आधार पे भी अनादर्श विलयन को फिर दो भागों में बांट देते हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है ना। धनात्मक विलयन का मतलब है कि मिलाने के बाद इसका मान ज़्यादा हो गया तो ये धनात्मक विचलन है, मिलाने के बाद इसका मान कम हो गया इसकी तुलना में तो वो ऋणात्मक विचलन है। इस आधार पर भी दो भागों में देखेंगे। पहले तो हम बता रहे हैं कि ये पालन नहीं करते हैं, ये भी इसका पालन नहीं करता है। दोनों विलयनों को मिलाया तो आयतन में या तो कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, यानी कि बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य नहीं है, आयतन परिवर्तन होता है। एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है, या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। उस आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है कि कम हुई है या बढ़ी है। पहले देखते हैं कि जब मिश्रण किया, विलेय और विलायक को मिलाया तो सभी के मान बढ़ गए, यानी कि आयतन भी बढ़ गया, एंथैल्पी भी बढ़ गई और आंशिक दाब भी बढ़ गया। जो शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब था, शुद्ध अवस्था में विलायक का जो आंशिक दाब था, अब विलयन में उस विलायक का जो आंशिक दाब है वो ज़्यादा है बजाय शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब के। ठीक है। तो यानी कि पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स बी, एक्स ए लिखना है इसको, है ना, एक्स बी नहीं, एक्स ए, आप भी करेक्ट कर लेना। पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। डेल्टा वी मिश्रण धनात्मक है, यानी कि बढ़ गया है। ठीक है ना, पहले जीरो था लेकिन अब क्या है, धनात्मक है। धनात्मक कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मिश्रण के बाद विलेय और विलायक का जो आयतन हमने निकाला था मिलाने से पहले, विलयन का आयतन उससे कुछ ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि डेल्टा भी क्या है, धनात्मक है। ठीक है। इसी तरह से एंथैल्पी भी धनात्मक होगी। इसके जो उदाहरण हैं, मैंने कहा कि सारे ही उदाहरण आपको याद करने हैं। और कौन कौन से उदाहरण हैं? मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, एथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सारे उदाहरण आपको याद करने हैं। इसके बाद आते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब राउल के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होते हैं। अब देखिए, जो विलयन में विलायक का आंशिक दाब था वो कम है, किससे? शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब और विलयन में उस विलायक के मोल अंश के गुणनफल के। ऐसा ही विलेय के लिए बोलेंगे। और डेल्टा एच
या डेल्टा वी दोनों के ही मान भी कम हो जाते हैं। एंथैल्पी मिलाने से पहले थी दोनों विलयनों को, दोनों ही विलय और विलायक को दोनों को मिलाने से पहले जो एंथैल्पी थी, विलयन बनाने के बाद वो एंथैल्पी कम पाई जाती है विलयन की। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी कि विलय और विलायक को मिलाया तो ऊष्मा बाहर निकल गई, इसलिए एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि एंथैल्पी कम हो जाती है विलयन की। ऐसे ही विलय और विलायक दोनों का अलग अलग जब आयतन निकाला था और उनको जोड़ा था तो जो आयतन आया और मिलाने के बाद जो आयतन आया उसमें परिवर्तन है। मिलाने के बाद जो आयतन आया वो कम है, यानी कि ऋणात्मक है। ठीक है ना, समझ रहे हैं इस बात को। उदाहरण है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जल प्लस HCl, एसीटोन प्लस एनिलीन, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। और ये 5 उदाहरण पांचों के पांचों ही याद होने चाहिए। इसके बाद है अगला टॉपिक है स्थिर क्वांती मिश्रण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्वथनांक जो है वो स्थिर है। एक सीधे शब्दों में समझाऊं कि जैसे हमने कोई विलयन बनाया है जल प्लस एथेनॉल का। देखिए, जल प्लस एथेनॉल का कोई विलयन है। हमें पता है कि जल यानी कि पानी का क्वथनांक अलग होता है, मेथेनॉल या एथेनॉल का क्वथनांक अलग होता है। हमें ये पता है, फिर भी जब हम जल में एथेनॉल मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है वो विलयन अब एक ही ताप पर उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका क्वथनांक अब एक ही है। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि विलयन में पानी एथेनॉल पहले उबल गया, पानी उसके बाद में उबलेगा, क्योंकि विलयन बन गया है। अब उस विलयन का क्वथनांक एक ही है, यानी कि क्वथनांक स्थिर हो गया है। दोनों का पहले अलग अलग था, लेकिन विलयन में क्वथनांक एक ही होता है। अब ये हो सकता है कि वो क्वथनांक ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। उस आधार पर स्थिर क्वांती मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण और उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि निम्नतम क्वथनांकी में विलयन का जो क्वथनांक होगा वो उसके अवयवों विलय और विलायक के क्वथनांक से कम होगा, और उच्चतम क्वथनांकी में जो विलयन का क्वथनांक होगा वो उसके अवयवों यानी कि विलय और विलायक के क्वथनांक जो हमने पहले देखे थे उनसे ज़्यादा होगा। तो ये परिभाषा समझनी ज़रूरी है। परिभाषा तो याद कर भी लोगे, लेकिन अर्थ समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। 2 घटकों से मिलकर बने ऐसे मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है, ये एक कंडीशन है, और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वांती मिश्रण कहलाते हैं। क्वांती बोल दो या क्वांती बोल दो, बात एक ही है। इन मिश्रणों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको प्रभाजी आसवन से पृथक करते हैं, अर्थात उनके जो घटक होते हैं, उस मिश्रण के घटक होते हैं वो अलग अलग क्वथनांक पर उबलते हैं या वाष्प में परिवर्तित होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं स्थिर क्वांती मिश्रण, ये तो एक ही ताप पर उबलना शुरू होंगे, तो इनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जब एक साथ ही दोनों की गैस बनेगी तो कैसे पृथक होंगे। अब ये 2 तरह के मैंने बताया कि अधिकतम वाष्पदाबी या निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। ये पूरा नाम 2 नामों को जोड़कर बनाया है। जिस विलयन का क्वथनांक कम होगा, जाहिर सी बात है उसका वाष्पदाब ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों ही बात बोल सकते हैं। अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण क्या होंगे? निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण ही अधिकतम वाष्पदाबी स्थिर क्वांती मिश्रण होंगे। समझ गए? यानी कि क्वथनांक कम होगा तो जल्दी से उबलेंगे तो जल्दी से वाष्प बनेगी, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्पदाब भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए क्या बोल दिया? अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। इस प्रकार के स्थिर क्वांती का क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। उनके जो घटक थे, विलय और विलायक थे, उनका क्वथनांक तो ज़्यादा था, लेकिन विलयन बनाने के बाद वो जो विलयन का क्वथनांक था वो उनसे कम था। तो राउल के नियम से यह धनात्मक विचलन वाला एक अनादर्श विलयन होता है।
ठीक है। तो राउल के नियम में जो धनात्मक विचलन के लिए जो उदाहरण थे वो इसके भी उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उदाहरण याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये दो जगह काम आते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में भी तो आएंगे, और निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण के उदाहरण भी यही हैं। ठीक है। दूसरे हैं निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। इस प्रकार के स्थिर क्वांती का क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। ये तो समझ ही गए, इससे उल्टा होगा। और इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन थे, और इसमें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के जितने भी उदाहरण, मैंने सभी नहीं लिखे इसलिए ऊपर, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम, एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन वो सभी इसमें आने चाहिए, याद होने चाहिए। उच्चतम क्वथनांकी में भी आते हैं। ठीक है ना। तो ये थे निम्नतम वाष्पदाबी, इसका अर्थ समझ गए होंगे। अगर क्वथनांक उच्च होगा तो वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज़्यादा तापमान पर उबलेगा कोई द्रव या विलयन, तो फिर उसका क्वथनांक भी वाष्पदाब भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या बोल दिया, निम्नतम वाष्पदाबी या फिर उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वांती मिश्रण। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना।